टेल यू अबाउट द कोर्स कि हमारे कोर्स में क्या-क्या हम प्रोवाइड करते हैं। देन मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताऊँगा इंडस्ट्री के बारे में, आईटी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आप मतलब हर बंदे को जो एटलीस्ट आईटी में आना चाहता है या फिर आईटी में है, उतनी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो बेसिक नॉलेज मैं बताऊँगा और फिर हम आपके क्वेश्चन ले लेंगे कि आपको क्या कोई क्वेश्चन होगा तो उसको हम सॉल्व करेंगे या फिर वो उस पे डिस्कस कर लेंगे। तो मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही है? यस सर, विजिबल है। यस सर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी पहले कंपनी के बारे में बता देता हूँ कि जो हमारी कंपनी का नाम है ये आईटी एक्सपर्ट सर है और इसका ये यूआरएल है, तो आप लोग जाके इसकी बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले या फिर आप चेक करना चाहो तो। तो ये कंपनी जो मैंने स्टार्ट की थी, थोड़ा-सा बस मैं बेसिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि क्यों हम लोग ये कर रहे हैं। तो जो कंपनी मैंने स्टार्ट की थी ये अराउंड 12 इयर्स बैक कंपनी स्टार्ट की थी मैंने। तब मुझे 1 साल का ही आईटी का एक्सपीरियंस था और उसका रीज़न ये था कि अब मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस है और कंपनी को स्टार्ट करने का एक जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि जब मैंने बीटेक क्लियर की, सो आई यूज्ड टू बी अ टॉपर और अपने स्कूल में हर जगह मैं टॉपर था, लेकिन उस समय मार्केट डाउन थी और कहीं पे भी हमारी कॉलेज में कोई कंपनी आई नहीं और हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी भी नहीं था और अभी भी एक्चुअली नहीं है कि आप सिर्फ बीटेक करके या सिर्फ ग्रेजुएशन करके आपको जॉब लग जाए। आपको किसी न किसी फ़ील्ड में स्पेसिफ़िक टैलेंट होना चाहिए, कोई आपकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, तभी आपको जॉब लग सकती है। तो मैं तो काफ़ी शॉक था कि यार मैं हर जगह टॉप कर रहा हूँ, मुझे तो कहीं जॉब ही नहीं लगी। तो मैंने स्ट्रगल किया, थोड़ा बहुत और पढ़ा कि कैसे जॉब लग सकती है, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ी गेन की, कोडिंग की नॉलेज गेन की। इवन बीटेक में तो लोग बीटेक खत्म हो जाता है, कोडिंग नहीं पता होती लोगों को। तो फिर जब वो गेन की मैंने, तो उसमें मुझे 6-8 महीने लग गए एंड देन आई गॉट माय फर्स्ट जॉब। और फिर जब 1 साल हो गया तो मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा क्योंकि तब मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो गया था कि कैसे जॉब हम ले सकते हैं, कि एटलीस्ट जॉब के लिए जो हमें ज़रूरत है और जो हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है, वो मैच अभी करता नहीं है। मतलब तभी भी नहीं करता था और अभी भी कोई एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हुआ, तो अभी भी वो सेम ही पैटर्न है। तो मैंने वो इस माइंडसेट से ये कंपनी स्टार्ट की थी कि आई विल ट्राई टू हेल्प एज़ मैनी पीपल एज़ पॉसिबल और और जो भी होगा मैं उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दूँगा और मैं बच्चों की हेल्प करूँगा कि दे विल गेट देयर फर्स्ट जॉब। तो पहले मैं सिर्फ़ उन्हें पढ़ाता था जिनको पहली जॉब की रिक्वायरमेंट हो आईटी में आने के लिए। और शुरू के 4-5 साल बहुत ही कम-कम बच्चे मतलब मैंने 1 साल में 4 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे ही मैंने पढ़ाए। और फिर धीरे-धीरे जब लोग जुड़ने लगे हमसे, उन्हें पता लगने लगा कि ये पढ़ाते हैं, कोर्स एक सर हैं कोई, जो 100% जॉब प्रोवाइड करा देते हैं, इनका रिज़ल्ट बेटर है। सारे जितने भी मेरे साथ स्टूडेंट आते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं कि किसी ने किसी को बताया होता है कि इन सर से मैंने पढ़ा था, इनकी जॉब लग गई मेरी, आप भी पढ़ो। तो अपने भाई-बंधु में या फिर दोस्तों में बताते हैं, तो उस तरह से ये हमने एफर्ट स्टार्ट किया था। तो मैं पहले शुरुआत मैंने की थी, उसके बाद हमारे साथ फिर काफ़ी सारे टीचर जॉइन होते गए। तो अब 12 साल बाद तो अब हमारे साथ काफ़ी सारे 7-8 टीचर भी जॉइन हैं। और ये सारे लोग क्या हैं कि सब लोग अपनी-अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हैं, सब लोग अपनी-अपनी फ़ील्ड में 10-12 साल का सबको एक्सपीरियंस है। और मोस्ट ऑफ द टीचर जो मेरे हैं वो बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते। जैसे मैं खुद सिंगापुर में रहता हूँ, तो कुछ टीचर मेरे यूरोप में रहते हैं और सिंगापुर के काफ़ी सारे टीचर मतलब जो 3-4 टीचर हैं वो सिंगापुर के भी हैं। तो यूरोप और सिंगापुर में बाकी हम लोग रहते हैं। तो हमारा फ़िज़िकल पढ़ाने का पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि हम इंडिया में जाके अब पढ़ा नहीं सकते थे। तो हमने फिर ऑनलाइन पूरा हम मूव हो गए। तो इस तरह से हमारा ये ऑनलाइन कोर्स चलता है और हम हर तरह के टेक्निकल कोर्सेज़ पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डॉट नेट, जावा, पाइथन, एवरीथिंग जो भी आईटी से रिलेटेड बात होती है, हम सब कुछ पढ़ाते हैं। और जो सबसे पॉपुलर कोर्स है हमारा, मैं अपनी नोटपैड दिखाता हूँ। उस कोर्स का नाम है फुल स्टैक मेंटरशिप प्रोग्राम। तो मैं ऐसे ये बोलता रहूँगा, लेकिन आपको कहीं बीच में डाउट हो तो आप ऐसे रोक के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि ये वन साइड मैसेज है। आप लोग भी क्वेश्चन आराम से पूछ सकते हो जभी भी आपको डाउट हो। क्लियर? इज़ इट क्लियर? यस सर। तनुश्री, यस ठीक है? सर। यस ओके, सर। ओके। ओके, ओके। तो जो हमारा सबसे पॉपुलर कोर्स है उसका नाम है फुल स्टैक मेंटरशिप प्रोग्राम। तो एवरीथिंग जो-जो यहाँ पे आपको जो-जो लिखा हुआ है, हर एक शब्द का एक मतलब है और उसको हमने उस मतलब की वजह से ही लिखा हुआ है। तो ये फुल स्टैक कोर्स भी हो सकता था इसका नाम या फिर
.NET फुल स्टैक कोर्स ये भी हो सकता था, लेकिन फुल स्टैक मेंटरशिप प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो देयर इज टू वे ऑफ टीचिंग, दो तरीके की टीचिंग होती है। एक क्या होता है कि जैसे बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जितने भी दिल्ली एनसीआर या फिर बाकी सिटीज में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो क्या काम करते हैं कि आ, बच्चे आएंगे, वो पढ़ाएंगे, एंड देन लाइक वो बच्चे घर जाते हैं, दैट्स इट। बट हमने उस तरह की टीचिंग को फॉलो नहीं किया। हमने कहा कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे मैं मेंटर करूंगा। मेंटर मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो दैट्स वन थिंग, बट उसके साथ साथ मैं आपको काबिल बनाऊंगा कि आप कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो। ऐसा ना हो कि मैंने एक चीज आपको पढ़ा दी और उसके बाद जब एक्चुअल प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या होगी, आईटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आईटी से रिलेटेड जब कोई और प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको अपने आप से कैसे सॉल्व कर पाओ, उस तरह की टीचिंग का हमने तैयार किया था। इसलिए इसका नाम मेंटरशिप है कि आई विल मेंटर यू एंड आई विल ट्राई टू मेक यू डू द थिंग्स, बजाय इसके कि मैं आपको बता रहा हूँ और आप फिर वही काम कर रहे हो। मैं आपको ऐसा बनाऊंगा कि आप खुद से वो चीजें कर पाओगे। तो ये इसलिए इसका नाम मेंटरशिप प्रोग्राम है कि अब मैं ट्राई करता हूँ बच्चों को मेंटर करने का। और ये ऐसा प्रोग्राम है जो 100% जॉब प्रोवाइड करता है। मतलब हम सपोर्ट बोलते हैं, हम लोग गारंटी नहीं लेते, क्योंकि वो टू वे बात होती है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ा दूं और आप पढ़ो ही ना, तो फिर मैं कोई भगवान नहीं हूं कि मैं आपकी जॉब लगवा दूंगा। टू वे होता है कि अगर आपने भी उतनी मेहनत की जितनी मैं करता हूं, तो आपकी जॉब लग जाती है। और इसका जो वो है प्रूफ है, वो ये है कि हमने जितने भी बच्चे पढ़ाए हैं उसके 95% बच्चों की मैक्सिमम जॉब लग गई है। 5% किस लिए नहीं लगी, क्योंकि कुछ बच्चे इंटरव्यू देने नहीं गए, कुछ बच्चों ने की ऑलरेडी जॉब थी तो उन्होंने उतने ध्यान से पढ़ाई नहीं की, तो उस तरह के बच्चों की नहीं लगती, अदरवाइज बाकी की लग जाती है। आई डोंट नो कि आप दोनों किसके रेफरेंस से आए हैं, पर ज्यादातर जो भी किसी रेफरेंस से आता है वो उसी रेफरेंस से आता है जिसकी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, या फिर जिसने भी आपको बताया होगा उन्होंने ऑलरेडी बताया होगा कि किस कैसे और बाकी सारे स्टूडेंट की जॉब लग जाती है। तो ये इस प्रोग्राम का एक हाईलाइट पॉइंट है कि हम लोग 100% जॉब सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये कोर्स में है क्या? तो कोर्स में है होने से पहले मैं एक आपको बेसिक चीज़ बताता हूँ कि कोई भी चीज़, जो कोई भी आप वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट देखोगे, तो उसमें 3 चीज़ होती है। एक को बोलते हैं फ्रंट एंड, एक को बोलते हैं बैक एंड और एक को बोलते हैं डेटाबेस। अच्छा, ये क्या चीज़ है? तो इसके लिए कोई सी भी एक वेबसाइट खोल के देख लेते हैं। जैसे मैं खोलता हूँ अमेज़न की वेबसाइट खोलता हूँ। अमेज़न बड़ी फेमस वेबसाइट है ना? अब इसमें अगर मुझे बताना हो कि भाई क्या फ्रंट एंड है, क्या बैक एंड है और क्या डेटाबेस है, तो कैसे बताऊंगा? तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो भी कुछ आपको दिख रहा है, जैसे ये हरे रंग का मुझे दिख रहा है, ये कुछ साइन इन का बटन दिख रहा है, ये पैंट वैंट दिख रहे हैं, शर्ट कपड़े वपड़े दिख रहे हैं, जूते दिख रहे हैं, तो जो कुछ आपको दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब जो सीधा यूजर को दिखता है। कलर हो गया, ये जो लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा हुआ है, इसका फॉन्ट क्या है, ये सब फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड क्या हो गया कि जो भी यूजर को दिखेगा वो फ्रंट एंड है भाई। तो फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? किस चीज कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम फ्रंट एंड बनाते हैं? इस तरह की टेक्नोलॉजी, जैसे HTML हो गया, CSS हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। आजकल आईटी में हर चीज में आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिलेंगी, तो इसीलिए सबके आगे एसेक्ट्रा मान लेना कि बहुत सारी हैं, लेकिन ये कुछ पॉपुलर है। तो फ्रंट एंड समझ में आया आप लोगों को? फ्रंट एंड क्या है? अगर किसी भी वेबसाइट में जो कुछ आपको दिखता है वो फ्रंट एंड है। क्या ये बात समझ में आई तनुश्री आपको, शिवम आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो बैकएंड क्या है? बैकएंड मतलब हमें दिख तो नहीं रहा डायरेक्टली, लेकिन वो इस पे इंपैक्ट डालेगा। अच्छा भाई, कैसे इंपैक्ट डालेगा? जैसे मुझे मेंस शर्ट ढूंढनी है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा और सर्च का बटन दबाऊंगा, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मेंस शर्ट दिख रही है। तो ये हुआ कैसे होगा? कोई ये जादू वाली बात तो है नहीं कि जादू से ये सब आ गया। कुछ ना कुछ इस बटन के पीछे कोड लिखा हो, कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी या कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, जो जब मैं ये मैन शर्ट डाल रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मैंस की शर्ट को उठा के लेके आ रहा है। बात समझ रहे हो?
कि मतलब कोई ना कोई चीज यहाँ पे इसके बटन के क्लिक करने पे पीछे हो रहा होगा जो ये सब चीजों को फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह की चीजें जो बिहाइंड द सीन होती हैं, आपको दिखेंगी नहीं लेकिन जादू की तरह काम करेंगी और वो आपको दिख जाएगा उसका रिजल्ट। वो चीज होती है बैकएंड। वो बैकएंड है। बैकएंड मतलब जो भी फंक्शनैलिटी आप अपनी वेबसाइट को प्रोवाइड कर रहे हो वो बैकएंड है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी कोडिंग लैंग्वेज है सब बैकएंड में यूज होती हैं। जैसे मतलब थोड़ी सी फ्रंट एंड की लैंग्वेज भी होती है कोडिंग, जैसे जावास्क्रिप्ट भी एक कोडिंग लैंग्वेज है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कोडिंग लैंग्वेज वो बैकएंड में यूज होती है। जैसे आपने डॉट नेट का नाम सुना है, जावा का नाम सुना होगा आपने, पाइथन का नाम सुना होगा। ऐसे ही बहुत सारी लैंग्वेज है, गोलैंग है, मतलब हजारों लैंग्वेज है अभी तो। बहुत सारे थर्ड पार्टी लोग, क्योंकि क्योंकि ये जो आईटी इंडस्ट्री है बहुत ओपन इंडस्ट्री है, कि कल को अगर आप चाहो तो आप अपनी एक लैंग्वेज बना के डाल दो कि ले भाई ये मेरी लैंग्वेज है, इसे यूज कर। और अगर आपकी लैंग्वेज पॉपुलर हो गई तो वो एक लैंग्वेज और जुड़ जाएगी। तो कहने का मतलब, जो भी आपने फेमस फेमस नाम सुने हैं बड़े बड़े, जावा, डॉट नेट, पाइथन, गोलैंग और विजुअल बेसिक, सी प्लस प्लस, सी, ये सब बैकएंड की लैंग्वेज है। इनका काम क्या है कि भाई सिर्फ यूजर देख ना सके, कुछ काम भी कर सके अपनी वेबसाइट से, तो वो सब बैकएंड में काम होता है। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर है, राइट? अब आता है तीसरी चीज, डाटाबेस। अच्छा, डाटाबेस क्या चीज है? कि अभी वापस अपनी अमेजोन वेबसाइट पे आते हैं कि भाई ये शर्ट आ गई, मुझे मैंने मैन शर्ट डाला तो ये शर्ट आ गई। अब ये शर्ट कहाँ पे सेव होंगी कि कहाँ से आ गई ये तो जादू हो रहा है ना। जैसे कि कैसे आ गई ये शर्ट? जैसे मैं जीन्स डालूंगा तो ये जीन्स भी उठ के आ गई। अब ये कैसे आ रही है? मतलब कोई भी चीज हवा में तो आती नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे ये सेव हुई होंगी, तभी वहां से उठ के आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये सेव हुई होंगी तभी उठ के आ रही हैं। और कल को अगर मैंने एक पैंट खरीद ली और मेरे पास ओनली 10 पैंट थी बेचने के लिए, तो मेरा वो जो चीज है जहां से उठ के आ रही होंगी, वहां पे अपडेट हो जाएगा कि भाई 10 में से अब 9 पैंट बची। तो वो चीज, अभी फिलहाल के लिए मैं चीज चीज इस तरह की चीजें बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको जो बाद में आप कोडिंग में अपने आप करोगे। बट फिलहाल के लिए समझो कि जहां से ये उठ के आ रही हैं वो चीज है डाटाबेस। डाटाबेस का क्या काम है भाई? अपने अंदर सारी चीजें छुपा के रखता है। फिर जब आप कोडिंग करते हो, उस कोडिंग से उसे उठा उठा के आपको यूआई पे दिखाना होता है। तो बैकएंड में कोडिंग की, डाटाबेस से चीजें उठा के लेके आए और फ्रंट एंड पे दिखा दिया। इन तीनों को मिला के एक ठीक ठाक एप्लीकेशन बनती है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। अगर अच्छा, अब ये बात जरूरी नहीं है कि हर एप्लीकेशन में ये तीनों चीजें होंगी। किसी किसी एप्लीकेशन में ओनली फ्रंट एंड होता है तो भी काम चल जाता है। आप कहोगे ये कहां से, ये कैसी बात हुई? अगर ओनली फ्रंट एंड हुआ तो ये फंक्शनैलिटी नहीं हुई, तो वेबसाइट का फायदा ही क्या है? तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपनी रिज्यूमे की वेबसाइट बना रखी है, ये मेरी प्रोफाइल है। इसमें मैंने अपने बारे में लिखा हुआ है कि मैं क्या काम करता हूँ, कितनी मेरी एज है, फलाना ढिमकाना, कि मैं कितने साल की मैंने टीचिंग करा, टीचिंग में कितने साल मैंने दे रखे हैं, कितने मैंने, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। अब इस पेज में मुझे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए थी कि कोई यूजर मेरे से इंटरेक्ट कर पाए। मुझे खाली इंफॉर्मेशन दिखानी है कि कोई कल को एचआर आए, कोई बच्चे देखे मेरी प्रोफाइल, या फिर कोई कहीं बिजनेस डील हो रही हो, तो वो बंदा मेरी प्रोफाइल देख सके, उसे पता चल जाए कि मैं टेक्निकल ट्रेनर ट्रेनर हूँ, डेवलपर भी हूँ, फुल स्टैक, जो कि अभी फिलहाल लीड डेवलपर हो चुका हूँ, अपडेट नहीं है ये। तो मैं लीड लीड भी करता हूँ टीम को, ये सब काम मैं करता हूँ। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें हम यूजर का इनपुट नहीं लेते, खाली उसे इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, उसमें खाली फ्रंट एंड होता है, उसमें बैक एंड और डाटाबेस नहीं होता। ऐसे ही कुछ वेबसाइट ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें खाली बैक एंड हो या फिर खाली डाटाबेस हो, या फिर दोनों पॉसिबल हैं। लेकिन एक जो ठीक ठाक प्रोजेक्ट होगा उसमें ये तीनों चीजें रहती हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है।
और मैं एनकरेज करूंगा कि कहीं से भी छोटा सा भी डाउट हो तो क्वेश्चन पूछा करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछोगे उतना ही वो आपके आगे के लिए फायदेमंद रहेगा। तो ये 3 चीज़ अब आप लोगों को समझ में आ गई अगर फ्रंट एंड, बैक एंड और डाटाबेस क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग क्या पढ़ाते हैं और हमने इसको फुल स्टैक ही क्यों चुना। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो फ्रंट एंड पे काम करता है ना खाली, उसे क्या बोलते हैं? जिसको खाली फ्रंट एंड आता है और बैक एंड वगैरह नहीं आता, उसे वेब डिजाइनर बोलते हैं, या फिर आजकल नया नाम चला है फ्रंट एंड डेवलपर। तो वेब डिजाइनर या फिर फ्रंट एंड डेवलपर जो होगा उसे खाली फ्रंट एंड की चीजें पता होंगी। जो बैक एंड होगा उसे बैक एंड डेवलपर बोलते हैं, बैक एंड डेवलपर। या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है ना, मोस्टली 90% वो लोग बैक एंड डेवलपर होते हैं। और डाटाबेस, डाटाबेस वाला बंदा कौन होता है? उसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है, ये जिसको इसकी नॉलेज होती है उसे ये बोलते हैं, जिसको इसकी होती है उसे ये बोलते हैं, और जिसको फ्रंट एंड की होती है उसे ये बोलते हैं। अब फुल स्टैक क्या होता है? फुल स्टैक ऐसा बंदा होता है जिसे तीनों की नॉलेज होती है, किसी एक चीज में वो एक्सपर्ट होगा, बाकी बाकी लेकिन नॉलेज उसे सब चीजों की होगी। जैसे बैकएंड, मोस्टली फुल स्टैक डेवलपर जो होते हैं वो बैकएंड में स्ट्रांग होते हैं। क्यों बैकएंड में स्ट्रांग? क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम बैकएंड का ही होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा काम बैकएंड का होता है, तो वो लोग बैकएंड में स्ट्रांग होते हैं। बाकी दोनों चीजों की भी उन्हें इतनी नॉलेज होती है कि वो आपका काम कर देंगे। हो सकता है एक्सपर्ट ना हो उसमें, लेकिन वो आपका काम कर देंगे। तो अगर मेरे पास एक कंपनी है, मेरी कंपनी है एबीसी, और मुझे अपनी कंपनी के लिए बंदे हायर करने हैं, तो मैं किसको प्रिफर करूंगा? ऐसे बंदे को कि जिसे खाली फ्रंट एंड आता हो, या खाली बैक एंड आता हो, या खाली डाटाबेस आता हो, या फिर ऐसे बंदे को कि जिसे सारी चीजें आती हो, कि अगर मेरे पास फिलहाल बैकएंड का काम है तो वो बैकएंड का भी कर दे, कल को बैकएंड का काम खत्म हो गया, फ्रंट एंड पे भी काम आए तो फ्रंट एंड पे भी कर दे, और डाटाबेस पे आए तो डाटाबेस पे भी कर दे। तो अगर तुम लोग होते ऐसे, तुम्हारी कंपनी होती, तो तुम कैसे बंदे प्रेफर करते? शिवम आप बताओ। फुल स्टैक डेवलपर ही सर बेस्ट चॉइस रहती है इस टाइम में। करेक्ट। तनुश्री, आपको भी यही फुल स्टैक ही सही लग रहा है? यस सर, जिनको तीनों वर्क आता हो। करेक्ट। तो पहले ऐसा नहीं, पहले मतलब क्या करते थे लोग? सिंगल सिंगल फंक्शनैलिटी को भी मतलब महत्वता देते थे। आज भी अगर कोई इस चीज में एक्सपर्ट है, जैसे कोई सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट की दुनिया में, तो सचिन तेंदुलकर तो चाहे बैटिंग करता है या बॉलिंग नहीं भी करता तो क्या जा रहा है, वो तो चैंपियन है ना बैटिंग में, तब तो उसे ले ही लेंगे। तो वैसे ही अगर फ्रंट एंड में कोई एकदम चैंपियन है तो उसे ले लेंगे। लेकिन हमारे कोर्स की क्या है कि भाई जिसको आईटी की नॉलेज बहुत कम है, उसको हम जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जॉब प्रोवाइड करने के लिए सबसे बेस्ट दो सॉल्यूशन है कि बंदे को फुल स्टैक डेवलपर बनाओ। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी फुल स्टैक डेवलपमेंट में आएगी, और ओवरऑल आपको लाइफ में भी, फ्यूचर में भी हेल्पफुल हेल्पफुल रहेगा ये। और जॉब मिलने में भी आसानी होगी। पहली जॉब ही नहीं, क्योंकि पहली जॉब मान लो हमारे थ्रू आपको मिल भी गई, तो दूसरी जॉब में भी आपको हेल्पफुल रहेगी। और तीसरा, पैसा। हम लोग क्यों कर रहे हैं? दो, या इंसान दो चीज के लिए काम करता है। एक, पहली चीज, या तो वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो उस चीज के लिए, और दूसरी चीज, जो बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में बहुत सारे, मतलब अनफॉर्चुनेटली भी नहीं कह सकते, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ भी बोल दो, कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अच्छा पैसा होगा तो अच्छी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे, जिंदगी की बाकी सारी चीजें अच्छी कट जाएंगी अगर पैसा अच्छा होगा। तो पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पैसे के लिए भी करते हैं। तो फुल स्टैक डेवलपर को हमेशा कंपेरेटिवली एक जो सिंगल चीज में ओपनिंग आती है, एज कंपेयर टू दैम, फुल स्टैक डेवलपर को अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छे पैकेज मिलते हैं। तो इसलिए भी हम फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस यस सर। सर। ठीक है। अब ये हमारा कोर्स भी है कि हम पढ़ाएंगे क्या? फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बैकएंड में दो तरीके से डिवाइड हो जाता है। एक डॉट नेट, अगर आपको दो दो लैंग्वेज मेन है, डॉट नेट और जावा। हालांकि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बट जो मार्केट को सबसे ज्यादा जिन्होंने कैप्चर किया है वो डॉट नेट और जावा नहीं किया हुआ है, और ये बहुत सालों से उन्होंने किया हुआ है। अब हालांकि पाइथन वगैरह ये सब भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी, मतलब अगले आने वाले 10 साल में या फिर 5 साल में, तो एटलीस्ट जावा डॉट नेट की बिल्कुल वो है, क्या बोलते हैं, उन्होंने पकड़ बना रखी है पूरी इंडस्ट्री पे।
तो इसीलिए, और इतने आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी है। डॉटनेट की जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। जावा की भी सन सिस्टम ने बनाया था, या अब शायद ओरेकल ने खरीद लिया है, तो वो भी दुनिया की एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। तो ये इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी है कि इतनी आसानी से मार्केट छोड़ने वाली नहीं है। तो और ये स्टेबल है, कहीं जाने वाली लैंग्वेज नहीं है। इसीलिए हम इन दोनों कोर्स को ज़्यादा महत्वता देते हैं। तो अगर आप डॉटनेट की लाइन में जाओगे, तो सी शार्प, डॉटनेट कोर, एमवीसी, ये सब लेटेस्ट है। जो भी लेटेस्ट डॉटनेट का चल रहा है, वो हम पढ़ाएँगे। अगर जावा में जाते हो, तो कोर जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, वो बैकएंड में पढ़ाएँगे। उसके बाद डाटाबेस आता है, तो डाटाबेस में बहुत सारे डाटाबेस होते हैं, पर जो सबसे पॉपुलर डाटाबेस की जो लैंग्वेज है, वो सीक्वल लैंग्वेज है। तो हम सीक्वल लैंग्वेज पढ़ाएँगे, और सीक्वल सर्वर डाटाबेस का एक सर्वर होता है, वो डॉटनेट में आता है। हालाँकि जावा में भी आ जाता है, लेकिन जावा में मेन जो लैंग्वेज है वो सीक्वल रहेगी, डाटाबेस कोई डिफरेंट हो सकता है। पर जो लैंग्वेज है, सबसे पॉपुलर लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, वो सीक्वल लैंग्वेज है, वो हम पढ़ाएँगे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा? 6 मंथ होगा, और ये सब चीज़ें जो हमने सोचा है, लगा रखा है, इसे ये मत समझना कि ऐसे ये क्यों पढ़ा रहे हैं और कुछ क्यों नहीं पढ़ा रहे। क्योंकि हम 10 बा सब लोग 12-12, 15-15 साल से आईटी इंडस्ट्री में हैं। हम सब लोगों ने ये इसी तरह से प्लान किया है कि अगर बच्चे को ये नॉलेज होंगी इतनी चीज़ों की, तो जॉब मिलना सबसे आसान और ओवरऑल करियर में सबसे बेस्ट है उसके लिए। इसीलिए हमने ये सेलेक्ट किया है। और भी कोर्स हम पढ़ाते हैं, जिसको मान लो कोई किसी को कोई बोले कि यार मैं तो पाइथन में ही पैशनेट हूँ, मुझे तो पाइथन ही सीखना है, तो हम वो भी पढ़ाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिसका जो एंड गोल होता है एक अच्छी जॉब लेना और एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीना, उसके लिए हम ये सपोर्ट देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये करोगे तो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेटर है। और ड्यूरेशन क्या होगा इसका? 6 मंथ होगा, पर मेरे जो अभी तक का रिकॉर्ड है, ज़्यादातर बच्चों को विदिन 4 टू 6 मंथ जॉब मिल जाती है। ज़्यादातर बच्चों को 4 टू 6 मंथ की जॉब मिल जाती है। किसी को 3 महीने भी मिली है, और किसी-किसी को 7वें महीने भी मिली है। पर जो एवरेज है मेरा, 70% बच्चे जिनकी जॉब लगी है, उनकी 4 टू 6 मंथ के बीच में लग जाती है। क्योंकि मोटा-मोटा कोर्स 4 महीने के बाद खत्म हो जाता है। 5वें महीने तक तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, 6ठे महीने में खाली रिवीजन होता है सारा, इंटरव्यू प्रिपरेशन, और आपको किस तरह से आंसर देना है इंटरव्यू में। आपका डेमो इंटरव्यू लिया जाता है, पर्सनैलिटी बताई जाती है कि एक आंसर को क्या कहाँ पे आके रोको, क्योंकि इंटरव्यू भी एक गेम है। तो इस एक इंटरव्यू में एक तरीका होता है कि इंटरव्यूअर इंटरव्यू चला रहा है, और एक तरीका होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा है वो इंटरव्यू चला रहा है। तो हम उसमें ट्रिक बताते हैं कि कहाँ पे आपको आके क्वेश्चन को रोकना है, जिससे अगला क्वेश्चन इंटरव्यूअर क्या पूछेगा वो ऑलरेडी आपको आता होगा। तो वो सब चीजें हम प्रिपेयर कराएंगे, उसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। और क्लास होगी 2 डेज इन अ वीक, और जो क्लास की ड्यूरेशन होती है वो 1 टू 1.5 आवर्स की होती है। डिपेंड ऑन कि कौन सा, जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर बड़ा टॉपिक है, तो वो 1.5 घंटे तक भी जाता है, अदरवाइज 1 घंटे में वो निपट जाता है टॉपिक। उसके बाद, और ये भी इसका भी रीज़न है कि हम 2 ही क्लास क्यों लेते हैं, 3 या 4 क्लास क्यों नहीं लेते? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा क्लास हमने लेते हैं, तो फिर वो बच्चे आप होमवर्क नहीं कर पाते। क्योंकि हमें इसमें इतना ही होमवर्क मिल जाता है कि वो आप कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। तो 2 क्लास इज़ द बेस्ट क्लास, जिसमें आप अच्छे से होमवर्क कर पाते हो। इसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ें तो साथ में रहेंगी। अब आगे बढ़े हम, और चीज़ों डिटेल में बात करने से पहले, एक और बेसिक चीज़, कंप्यूटर का एक और कांसेप्ट मैं बताता हूँ आप लोगों को। आज की क्लास ऐसी है कि अगर आज की क्लास, डेमो क्लास जो बंदा ले लेता है मेरे से, उसके बाद वो लाइफ टाइम आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप कोर्स करते हो, नहीं करते, आईटी में जाते हो, इवन आईटी में नहीं भी जाते, तो भी ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो सबको पता ही होनी चाहिए। अच्छा, क्या कंप्यूटर आप लोगों को पता है कि किसने बनाया है? सर चार्ल्स बेबेज ने। करेक्ट, चार्ल्स बेबेज नाम है उनका। चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, जब ये बनाया गया था ना, तो ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था। मतलब ये एक समझ लो एक बहुत बड़े कमरा कमरा होगा, उस कमरे को पूरा पूरा भर दो, उतना बड़ा कंप्यूटर था। और फंक्शनैलिटी इसकी कोई खास नहीं थी, कंप्यूटेशन वगैरह के काम आता था। मतलब काम बहुत कम, और कंप्यूटर इतना बड़ा। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा होता हुआ चला गया। अब तो आपको पता है कि बिल्कुल पॉकेट कंप्यूटर है, बिल्कुल छोटा कंप्यूटर है। लेकिन जब हम कोर्स से रिलेटेड बात करते हैं, जब आईटी में अब आप आ चुके हो, तो जभी भी कभी कंप्यूटर की बात हो ना, तो आपको 3 चीज़ें दिमाग में रखनी है।
कि भाई जिस भी डिवाइस के पास ये 3 चीज है वो कंप्यूटर है। ठीक है, अब आपको कंप्यूटर सिर्फ लैपटॉप को कंप्यूटर नहीं बोलना, या फिर सिर्फ डेस्कटॉप को कंप्यूटर नहीं बोलना, आपका मोबाइल भी कंप्यूटर है। आप लोगों ने वर्चुअल कंप्यूटर का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूं कि एक वर्चुअल कंप्यूटर भी होता है जो आपको दिखेगा नहीं, आपके कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर होता है, तो वो भी एक कंप्यूटर है। तो जब आईटी के नजरिए से आप देखोगे तो कंप्यूटर क्या है, जिसके पास 3 चीजें हैं। पहली चीज, भाई हार्ड डिस्क है उसके पास। हार्ड डिस्क क्या होती है कि जहां पे आप इंफॉर्मेशन को कुछ स्टोर कर पाओ, टू स्टोर परमानेंट इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे ये नोटपैड में भी एक मैं इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा हूं आपको, इसको जैसे ही सेव करूंगा तो सेव एज करके कहीं सेव कर दिया मैंने, तो वो एक हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। तो भाई अगर किसी के पास हार्ड डिस्क है तो वो कंप्यूटर है? नहीं नहीं, सिर्फ हार्ड डिस्क है तो नहीं है, मिनिमम 3 चीज होनी चाहिए। दूसरा, रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? अच्छा, हार्ड डिस्क को आप रोम भी कह सकते हो। या फिर अभी आजकल पॉपुलर हार्ड डिस्क नाम ही है, तो हार्ड डिस्क खरीद लीजिए। चलो, रैम, आपके पास रैम होनी चाहिए कुछ। रैम क्या है कि भाई जब तक आपकी एप्लीकेशन रनिंग मोड में होती है, जब तक आपकी एप्लीकेशन रनिंग मोड में होती है, उसको मेमोरी रैम पे मिलती है। जैसे अभी इस नोटपैड को मेमोरी क्योंकि रन हो रखा है, चल रखा है नोटपैड, तो इसे रैम पे मेमोरी मिली होगी। अब मैं बंद कर दूंगा तो अब रैम से मेमोरी खत्म हो गई। तो कोई भी चीज, जैसे अभी ये वेबसाइट खुली हुई है तो इसे रैम पे मेमोरी मिली है। अब ये ब्राउजर बंद कर दूंगा भी तो रैम से मेमोरी चली जाएगी। तो कोई भी चीज जब आप रन कर रहे होते हो, कोई भी चीज जो चल रही होती है, अब दोबारा से नोटपैड प्लस प्लस खोलूंगा तो इसे दोबारा से रैम पे मेमोरी मिलेगी। तो कोई भी चीज जो करंटली रन हो रही होती है, करंटली चल रही होती है, उसको रैम पे मेमोरी मिलती है। फिर जब आप उसे जाके कहीं सेव कर देते हो तो हार्ड डिस्क में मेमोरी मिलती है। तो रैम की मेमोरी कौन सी होती है? इसीलिए देखते होगे कि आपके कंप्यूटर की रैम हमेशा कम होती है, हार्ड डिस्क ज्यादा होती है। क्योंकि भाई एक साथ आप 1000 एप्लीकेशन थोड़ी ना चलाओगे। एक साथ ज्यादा से ज्यादा आप 5 एप्लीकेशन चलाते हो, 10 एप्लीकेशन चला लोगे। तो इसलिए रैम कहीं आप देखोगे 8 GB होगी, 16 GB होगी, 32 GB होगी। बट हार्ड डिस्क 1 TB, 512 GB, 256 GB इतनी होती है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें सेफ तो हार्ड डिस्क में होती है ना। ये तो खाली वहां पे काम आती है जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है। क्या ये दोनों बात आपको समझ में आई और दोनों में डिफरेंस भी समझ में आया? यस sir. सर। ठीक है। तो क्या ये दोनों चीज हो तो वो कंप्यूटर है? तो आंसर है नहीं भाई, एक चीज और होनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट। उसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सिंपल के लिए आपने सीपीयू सुना होगा, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और भी बहुत सारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जैसे एक कॉमन है जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि भाई हार्ड डिस्क और इसका करेंगे क्या, कुछ प्रोसेस करने लायक काम भी तो प्रोसेस कि मतलब जो भी चीज ये चल रही है ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। चलाने के लिए एक इंजन चाहिए होता है ना, गाड़ी चलाने के लिए एक इंजन चाहिए, तो वो इंजन प्रोसेसिंग यूनिट होती है कि जो भाई प्रोसेस भी कर सके। अच्छा, जिस चीज के पास ये 3 चीज है वो सब कंप्यूटर है। फॉर एग्जाम्पल, अपना कंप्यूटर जो डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर होता है, लैपटॉप, ये तो आप जानते ही हो। इसके अलावा मोबाइल, मोबाइल के पास भी ये तीनों चीजें होती हैं, तो मोबाइल भी कंप्यूटर है। मोबाइल को भी कंप्यूटर बोलना है। जो भी स्मार्ट टीवी है वो सब वो भी कंप्यूटर ही है एक प्रकार से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वर्चुअल कंप्यूटर्स होते हैं जिंदगी में। वर्चुअल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? अच्छा, वर्चुअल कंप्यूटर्स का काम क्या होता है, देखो ये समझना जरूरी है क्योंकि ये इसका बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। आप समझो मेरी एक कंपनी है, एबीसी नाम की कंपनी, और मैं कपड़े बेचता हूं। राइट, मैं एक कपड़े बेचता हूं, मेरी एबीसी नाम की कंपनी है। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये मैं कपड़े ऑनलाइन बेचूं। तो ऑनलाइन बेचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट के लिए मैंने कहा है ठीक है, मुझे अभी अमेजोन जितनी बड़ी वेबसाइट तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक ठाक एक वेबसाइट बनाऊं। उसके लिए मैं, चलो, दो तरीके हैं, या तो मैं किसी बाहर वाली कंपनी के पास जाऊं कि भाई मेरी वेबसाइट बना दो। पर मैंने कहा यार बाहर वाले के पास जाऊंगा
तो मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, कस्टमर हैं, सबका डाटा उनके पास पड़ा रहेगा। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे खुद के ही डेवलपर, खुद ही मैं टीम हायर करूँ आईटी की और वही लोग काम करें मेरी वेबसाइट पे। तो मैं क्या करूँगा